खुशामदीद दोस्तों। जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है सिर्फ उसके 2 दिन बाद ही यूएस की आवाम अपने नए सत्र को, अपने नए प्रेसिडेंट को चुनने वाले हैं। यानी 5 नवंबर को यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं। और अक्सर हम यूँ कहा करते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। ज़ाहिरी तौर पर ताकत का मतलब यहाँ पर मसल पावर से तो नहीं है। और ताकतवर होने का मतलब क्या है, और वो सही मायनों में कितना ताकतवर है। क्या वो नरेंद्र मोदी जितना ताकतवर है अपने अपने मुल्क में, या फिर उसके लिए भी कोई चेक्स एंड बैलेंसेज हैं। आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि इंडिया की तरह यूएस भी एक डेमोक्रेसी है, लेकिन दोनों की स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यानी कि इंडिया की जो स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी उसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है, लेकिन सारी ताकत असल में प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है। और वहीं यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी चलती है, यानी वहाँ का हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही होता है, प्रेसिडेंट, और ज़्यादातर ताकत प्रेसिडेंट के पास ही होती है। और वहाँ का प्रेसिडेंट कभी भी पार्लियामेंट में नहीं बैठा करता। वहाँ की पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है, ये किसी पार्टी का नाम नहीं है वहाँ पर। और हमारे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ही प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट का भी मेंबर होता है, उसको भी किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर जीतना पड़ता है। अब क्या होता है कि यूएस में जो प्रेसिडेंट होता है वो वहाँ की पार्लियामेंट में, जिसको कांग्रेस कहा जाता है, वो उसका हिस्सा नहीं होता। और यूएस के प्रेसिडेंट के पास खुद की एक अलग टीम हुआ करती है। जैसे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल होता है, मंत्री परिषद होता है, जो उसकी टीम हुआ करती है, जो कि वो जो भी लोकसभा की मेंबर हुआ करती है। लेकिन प्रेसिडेंट की जो टीम होती है, जिसको वहाँ पर सेक्रेटरीज कहा जाता है, वो वहाँ की पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होती। अब यूएस की पार्लियामेंट भी हमारे पार्लियामेंट की तरह ही बाय कैमरल है, यानी उस पार्लियामेंट में भी 2 हाउसेज हैं। जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा हुआ करती है, और लोकसभा को हम चुनते हैं वोट के जरिए। अभी हमने रिसेंटली लोकसभा इलेक्शन में हमने अपने एमपीज़ को चुना है। और राज्यसभा को हमारे एमएलए चुनते हैं, जो स्टेट लेवल पर विधानसभा के मेंबर्स होते हैं। वो राज्यसभा में अपने मेंबर्स भेजा करते हैं हर स्टेट से। उसी तरह ही यूएस में भी पार्लियामेंट में दो दो हाउसेज है। एक को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, विच इज़ इक्वलेंट ऑफ लोकसभा इन इंडिया, और दूसरा सेनेट, विच इज़ इक्वलेंट टू हमारी राज्यसभा। और दोनों में फ़र्क ये है कि हमारे पास राज्यसभा के पास इतने ज़्यादा इख्तियारात नहीं है जितने लोकसभा के पास होते हैं, लेकिन यूएस की सेनेट के पास जितने ज़्यादा इख्तियारात हैं वो शायद दुनिया में किसी भी कंट्री के सेकंड हाउस के पास नहीं है। और इसीलिए यूएस सेनेट को दुनिया की सबसे ताकतवर सेकंड हाउस समझा जाता है। हमने इंडिया में देखा कि जब कोई भी पार्टी, रूलिंग पार्टी, लोकसभा में अपनी मेजोरिटी लूज़ कर देती है तो फिर उसकी सरकार गिर जाती है। जैसे कि हमने इस साल भी इलेक्शन में देखा कि मेजोरिटी में नहीं आ पाया गवर्नमेंट। बहुत बड़ा खेल हो गया चुनाव में। लेकिन यूएस में क्या होता है कि फ़र्ज़ कीजिए कि रिपब्लिकन पार्टी का कोई प्रेसिडेंट, ट्रम्प, वहाँ पर प्रेसिडेंट है, और वहाँ के कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक भी सीट ना आए, लेकिन अगर ऐसा है भी तो भी प्रेसिडेंट के टर्म ऑफ सर्विस पे कोई भी फ़र्क नहीं कर दिया जाएगा जब तक उसको इम्पीच ना कर दिया जाए, जब तक उसको एक प्रोसेस के ज़रिए हटा ना दिया जाए। यूएस में हर 4 साल बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुआ करते हैं, और सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शंस यूएस में नहीं होते। जैसे हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा इवेंट क्या होता है, लोकसभा का इलेक्शन, लेकिन वहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी हुआ करते हैं, लेकिन हर 2 साल में यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के इलेक्शंस भी हुआ करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि मान लो आपको एक इलेक्शन में आपको प्राइम मिनिस्टर चूज़ करना पड़े और दूसरे इलेक्शन में आपको अपना एमपी चूज़ करना पड़े। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन वहाँ की डेमोक्रेसी का स्टाइल, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत डिफरेंट है। इसी के साथ साथ वहाँ पर हर 6 साल बाद सेनेट के इलेक्शंस भी हुआ करते हैं। यानी सेनेट का टर्म होता है 6 साल का, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का टर्म होता है 2 साल का। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चुने जाते हैं। मतलब एक स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे वो वहाँ की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा में एमपी के इलेक्शन पर डिपेंड करता है। हर स्टेट में बराबर सीट्स तो नहीं होती, पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स होती है, जब भी तो यूपी में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। और वहीं दूसरी ओर जो सेनेट के इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पर हर स्टेट से सिर्फ 2 ही रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। यानी सब स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, बिल्कुल हमारी जैसे राज्यसभा है। लेकिन राज्यसभा में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम नहीं चुना करते उन्हें, बल्कि हमारे एमएलए चुनते हैं। वहाँ उसके बरक्स वहाँ पर डायरेक्टली वहाँ के लोग वहाँ के सेनेटर्स को चुना करते हैं। यूएस की सेनेट वहाँ का अनडिसॉल्वेबल हाउस होता है। यानी वो थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो यूएस का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, हमारी लोकसभा की तरह ही पूरी तरह बर्खास्त किया जा सकता है किसी भी वक्त। जैसे हमारी लोकसभा भी हर 5 साल बाद नई बना करती है, एक बार रेजिग्नेशन देना पड़ता है पीएम को।
तो वहाँ का यूएस का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पर सिर्फ 1/3 मेंबर जो होते हैं वो एक टाइम पर रिटायर होते हैं या फिर उनका टर्म खत्म हो जाता है, फिर वहाँ पर इलेक्शन फिर से हुआ करते हैं। सिमिलरली हमारे राज्यसभा में भी 1/3 हाउस हमेशा इलेक्ट होता रहता है हर साल। तो दोनों के टर्म हमारे यहाँ पर 5 साल है, वहाँ पर 6 साल है। और उसी तरह ही हमारे लोकसभा में यहाँ पर लोगों का टर्म 5 साल है और वहाँ पर सिर्फ 2 साल होता है। यूएस का प्रेसिडेंट भी अपने जीते जाने के बाद अपनी कैबिनेट को अपॉइंट करता है। जैसे हमारे यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास अपनी कैबिनेट हुआ करती है, और उसी तरह वहाँ के प्रेसिडेंट के पास भी अपनी कैबिनेट होती है जिसमें सेक्रेटरीज हुआ करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर सिर्फ उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, उन वहाँ के मेंबर्स को वहाँ के कैबिनेट मेंबर्स को सेक्रेटरी कहते हैं। और उसमें अलग अलग तरह के सेक्रेटरी आते हैं, जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट, ऑफ फाइनेंस, ऑफ एग्रीकल्चर, जो 15 इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर्स हुआ करते हैं। हमारे यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट होता है वो लोकसभा के मेंबर्स में से ही कॉन्स्टिट्यूट होता है, और प्राइम मिनिस्टर खुद भी लोकसभा का एक मेंबर हुआ करता है। लेकिन यूएस में देखा जाए तो यूएस का प्रेसिडेंट वहाँ के पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता। यहाँ तक कि उसके सेक्रेटरीज में भी ऐसे भी कोई ऐसा नहीं होता जो वहाँ की पार्लियामेंट का मेंबर हो। ताकि अगर यूएस का प्रेसिडेंट चाहे भी कि वहाँ के सेनेट या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में से किसी भी अपने पसंद के बंदे को वो अपने सेक्रेटरीट में रखना चाहता है, अपने कैबिनेट में रखना चाहता है, तो भी उसको पहले वहाँ पार्लियामेंट से रिज़ाइन देना पड़ेगा और फिर वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइजरी बॉडी में शामिल हो सकता है। यानी किसी भी हालत में ये जो प्रेसिडेंट की टीम है वहाँ की, आसान लफ्ज़ों में कहे तो ये कभी भी पार्लियामेंट का पार्ट नहीं हो सकती, ताकि जो वहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, जो चेक्स एंड बैलेंसेस का डॉक्ट्राइन है वो सही बना रहे। यूएस का प्रेसिडेंट जिन कैंडिडेट्स को अपना नॉमिनी बनाता है अपने कैबिनेट का मेंबर बनाने के लिए, टॉप 15 है स्पेशली, उन सबको सेनेट क्वेश्चन करता है उनकी क्वालिफिकेशंस की बारे में और उनकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में। अक्सर जो यूएस का प्रेसिडेंट होता है वो हर स्टेट में अपना फेडरल जज अपॉइंट किया करता है। जितने भी फेडरल जजेस होते हैं हर स्टेट में, वहाँ के यूँ मान लो कि जैसे हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट है, उनके जो चीफ जस्टिस होंगे, सिमिलरली जो यूएस की जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके चीफ जस्टिस होते हैं, जो वहाँ की फेडरल कोर्ट्स होती हैं, उनको यूएस का प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और उससे सबसे ज़्यादा पूछताछ की जाती है उसकी क्वालिफिकेशंस को लेकर, और उससे सवालात की जाती है कि उसकी लॉ के ऊपर क्या क्या फ़िलॉसफी के ऊपर वो क्या सोच रखता है, या फिर कुछ उससे बड़ी ट्रिकी क्वेश्चंस किए जाते हैं लॉ से रिलेटेड। लेकिन जजेस के अलावा जो और पोस्ट होती है जैसे डिप्लोमेट्स वगैरह, उनसे भी क्वेश्चंस किए जाते हैं, लेकिन उनकी क्वेश्चनिंग इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ करती। और इसके बाद अगर सेनेट की इस कमेटी को लगता है जो क्वेश्चन किया करती है कि ये इनकेपेबल है, तो उसके खिलाफ रेफरेंडम ला सकता है सेनेट, मतलब लॉ पास कर सकता है कि वो उसको अपॉइंट नहीं करना चाहते। और वो अगर सेनेट पास कर देता है तो उस मेंबर को अपॉइंट नहीं किया जाता, लेकिन नॉर्मली ऐसा हुआ नहीं करता। जजेस के फेडरल जजेस के अलावा भी यूएस का प्रेसिडेंट कई सारी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पोस्ट पर फेडरल लेवल पर अपॉइंटमेंट्स करता है। जैसे यूएस में अटॉर्नीज हुआ करते हैं स्टेट्स में, और भी कई सारी पोस्ट हुआ करती है। और इससे मुतल्लिक यूएस के पास एक अनऑफिशियल, और ये कोई यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन एक चीज़ बन गई है, रिवायत बन गई है, जिसको सेनेटोरियल कर्टसी बोला करते हैं। कि फ़र्ज़ कीजिए यूएस का प्रेसिडेंट कोई किसी स्टेट में अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना चाहता है कोई किसी भी पोस्ट पे, चाहे वो जज हो या फिर कोई भी अटॉर्नी वगैरह कोई भी हो सकता है। और उस केस में क्या होगा कि जैसे मैंने पहले बताया था कि सेनेट के 2 मेंबर हुआ करते हैं हर स्टेट से, यानी यूएस में 50 स्टेट है तो फिर 100 सेनेट के मेंबर्स होंगे। तो उस स्टेट में जो यूएस के प्रेसिडेंट की पार्टी का ही मेंबर होगा, उससे यूएस के प्रेसिडेंट को मशवरा करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी स्टेट में इस शख्स को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहता हूँ। और अगर उस सिचुएशन में अगर सेनेट का वो मेंबर मना कर देता है तो फिर उस शख्स को रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया जाता। लेकिन नॉर्मली ऐसा हुआ नहीं करता कि ऑफ कोर्स दोनों एक पार्टी से बिलोंग करते हैं। लेकिन उस केस में क्या हुआ जब एक स्टेट में उसके यूएस के प्रेसिडेंट के पास कोई भी अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हो ही ना, उस सिचुएशन में क्या होता है कि दोनों के बीच थोड़ा कोलैबोरेशन और कई सारे चीज़ें होती है जिससे मना लिया जाता है कि इसको बना दिया जाए उसकी क्वालिफिकेशंस दिखाकर और उसकी कैपेबिलिटीज़ को बताकर। यूएस की जो सेनेट है वो इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट, जिनको पोटस भी बोला जाता है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वो जो इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन करते हैं उसको भी अगर रेटिफाई किया जाता है सेनेट से तभी वो लागू हो सकती है, वरना वो लागू नहीं होती।
ये इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए अगर प्राइम मिनिस्टर कोई ट्रीटी को साइन करे और संसद में भी उसको पास कराना पड़ जाए तो फिर तो बहुत ज़्यादा क्योस हो जाएगा कंट्री में। यूएस की पार्लियामेंट चाहे तो वो यूएस के प्रेसिडेंट और यूएस के सुप्रीम कोर्ट के जज को भी इम्पीच कर सकती है, लेकिन ये काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे हमारी कंट्री में भी काफ़ी मुश्किल है। तो जो मोशन ऑफ इम्पीचमेंट जब लाया जाता है तो फिर उसको दोनों हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, और ऐसा तो होगा नहीं कि ये इतना ज़्यादा आसान होगा कि यूएस प्रेसिडेंट की पार्टी के कुछ बंदे भी तो बैठे होंगे वहाँ की पार्लियामेंट में। इसी के साथ साथ यूएस के कांग्रेस यानी यूएस के पार्लियामेंट को ये भी हक है कि वो किसी भी कंट्री के साथ वॉर डिक्लेयर कर सकता है। प्रेसिडेंट खुद ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर एक ग्रे एरिया आ जाता है कि प्रेसिडेंट खुद से मिलिट्री एक्शन तो एग्जीक्यूट कर सकता है लेकिन वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकता। अब मिलिट्री एक्शन किसे कहते हैं, फिर वॉर किसे कहना है, ये बहुत ही ग्रे एरिया होता है। मतलब इनकी डेफिनेशन में जाए तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन पुतिन ने भी अपने एक्शन को एक स्पेशल ऑपरेशन कहा था, मिलिट्री एक्शन, मतलब किसी भी वॉर को मिलिट्री एक्शन बोला जा सकता है। तो ये सब सुनकर हमें लग रहा होगा जैसे यूएस के जो कांग्रेस है, जो यूएस का पार्लियामेंट है, उसको तो कुछ ज़्यादा ही पावर्स हासिल हैं। जो यूएस का प्रेसिडेंट है उसके पास तो कुछ पावर्स ही नहीं है। तो यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट के पास भी कुछ लेवरेज है वहाँ की लेजिस्लेचर के ऊपर। मिसाल के तौर पर यूएस की जो पार्लियामेंट है यानी जो वहाँ की कांग्रेस है, वो जब कोई बिल पास करते तो वो रेटिफिकेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास ही जाया करता है। अब प्रेसिडेंट चाहे तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो उसको असेंट दे दे, उसको बिल को एक्ट बना दे, या फिर वो उसको वापस भेज दे और उस पर साइन ना करें। अब ऐसे केस में क्या होता है, जब वो वापस आ जाता है बिल, तो भी सेनेट के पास ये पावर होती है कि वो 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउसेज में पास करा दें। उसके बाद जब वो दूसरी बार यूएस के प्रेसिडेंट के पास आएगा तो उसको वो साइन करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउसेज में पास कराना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि इतने लोगों को राजी करना कैसे आसान होगा। और यूएस के प्रेसिडेंट की पार्टी के भी तो कुछ बंदे होंगे ना वहाँ पर। यूएस का प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से भी कोई लॉ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के अंडर इम्प्लीमेंट कर सकता है, लेकिन बशर्त ये है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के अंडर भी कोई भी ऐसी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती, कोई भी ऐसी चीज़ यूएस के प्रेसिडेंट नहीं ऑर्डर कर सकते जो यूएस के लॉ के खिलाफ है। तो इस चीज़ में जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव पर चेक्स एंड बैलेंसेस प्रैक्टिस करती है, रिव्यू की पावर है। यानी अगर सेनेट भी कोई ऐसा लॉ पास करता है जो कि उनकी लॉ के अकॉर्डेंस में नहीं आता, तो फिर जुडिशरी उस लॉ को भी रोक सकती है। इसके अलावा यूएस के लेजिस्लेचर की पावर को चेक एंड बैलेंस में रखने के लिए लेजिस्लेचर ने खुद अपने ऊपर ही कुछ चीज़ें लागू कर रखी है। मिसाल के तौर पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको कहते हैं फिलीबस्टर, जो शायद आपने आज पहली बार सुनी होगी। फिलीबस्टर में होता क्या है कि फ़र्ज़ कीजिए अगर कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक लॉ पास होने लग रहा है यूएस की कांग्रेस में, यूएस के सेनेट में, जिसको जो कुछ लोगों की आइडियोलॉजी के खिलाफ है, तो ऐसे में क्या होता है कि कोई भी कैंडिडेट वहाँ पर उठकर उसके ऊपर एंडलेसली डिबेट कर सकता है, या फिर उसके ऊपर बहुत लंबी लंबी स्पीचेस दे सकता है, और चाहे तो अपनी मरी हुई दादी की ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ सकता है लिटरली, क्योंकि सिर्फ उसका मकसद तो टाइम वेस्ट करना ताकि वो बिल पास ना हो पाए। अब कोई अपनी पावर का मिसयूज़ करने लग रहा है ऐसे सिचुएशन में, तो फिर वो हाउस 3/5 मेजोरिटी से उसके खिलाफ फिलिबस्टर को बंद करने के लिए मोशन पास कर सकता है, यानी 60% ऑफ द टोटल हाउस, क्योंकि सेनेट में 100 मेंबर्स ही होते हैं हर स्टेट से 2। और ये जो लॉ है यूएस के सेनेट में, ये जो पावर मिलती है, ये काफ़ी, इसके बारे में क्वेश्चंस भी रेज किए जाते हैं, क्या ये वैलिड है, क्या इससे हर चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं होगा, लॉज हैं वो बनने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन हाल तक ये इख्तियारात हैं हर सेनेट के मेंबर्स के पास। इंडिया में अगर कुछ ऐसा हो जाए तो फिर तो यहाँ का बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही सब चीज़ें देर देर से हुआ करती हैं, और हमें पता है कि ऐसे सिचुएशन में कैसे कैसे कौन कौन से नेता होंगे जो अड़ंगा डालेंगे कोई भी अच्छा लॉ पास होने में। सो दिस वाज अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड आई होप की वीडियो वाज नॉट वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। और असल में मेरे को क्या है कि इसके अलावा मुझे जियोपॉलिटिक्स पे वीडियो बनाना पसंद है और वॉर्स के ऊपर बात करना पसंद है। लेकिन क्या होता है कि इस चीज़ के ऊपर अगर गलत हो जाते हैं तो गालियाँ बहुत पड़ेंगी, क्योंकि जो गवर्नेंस है या फिर हिस्ट्री के सब्जेक्ट हैं वो काफ़ी स्टैटिक होते हैं, वो बदला नहीं करते। लेकिन जियोपॉलिटिक्स जो होती है वो काफ़ी डायनेमिक होती है, इसमें गलत हो गए तो फिर गालियाँ बहुत पड़ेगी। और दूसरा कि आई डोंट थिंक आई एम क्वालिफाइड इनफ टू स्पीक अबाउट दीज टॉपिक्स, तो फिर मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाता कम हूँ। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन कमेंट, शेयर एंड लाइक इट, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।